देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और हिंदी में विज्ञान को समझाने का श्रेय दिया जाता है प्रोफेसर यशपाल को। विज्ञान के प्रति प्रोफेसर यशपाल के लगाव ने बहुत सारे लोगों के लिए विज्ञान को बहुत आसान, सहज बना दिया। लेकिन अब प्रोफेसर यशपाल नहीं रहे। 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दिखाते हैं आपको प्रोफेसर यशपाल के जीवन से जुड़ी ये कहानी। एक पल पंछियों के साथ गगन की उड़ान, तो अगले पल अंतरिक्ष यात्री बन सितारों की सैर। कभी वेल के साथ समंदर की गहराई में, तो कभी कागज के हवाई जहाज के साथ हवा की सवारी। कल्पनाशीलता से भरी आंखें और होठों पर बच्चों सी मुस्कान। किसी नौजवान से मजबूत इरादे और हर पल कुछ नया करने की धुन। बहुत कम लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्या होता है। औपचारिकताओं की नजाकत से दूर, दूरंदेश और बेबाक। I think the only मेरा इस तरह जो बोल रहा हूँ, only impression you can convey is that at the age of 85, I'm still an indisciplined young boy, not using proper language. शिक्षक की तरह सख्त और पिता के जैसे कोमल। हम अलग अलग विषय पढ़ा के बच्चों को विषय छोटे विषय ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो सब विषयों के साथ मिलकर नई चीजें पे काम कर सके। ये हैं देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक, प्रोफेसर यशपाल। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि लंबा हो गया बहुत। 85 इयर्स हो गए हैं और 85 देने कोई बात नहीं है। गांधी जी कहा करते थे 100 साल तक जीना है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, पर आई डोंट फील ओल्ड। विज्ञान की कोई बड़ी हलचल हो या सामाजिक सरोकार से जुड़े बड़े सवाल, वक्त ने जब भी पुकारा, प्रोफेसर यशपाल सामने आ डटे। ये नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नहीं जानते, पर इतना है कि बहुत कुछ जानते हैं और लगता है और भी समझेंगे। समझ लिया है कि दुनिया में अभी तक जो हमने देखा है, एक ही प्रकार की जिंदगी, हमारी जिंदगी, एक चूहे की जिंदगी, कॉकरोच की जिंदगी, उसका बेसिस एक ही है। पेड़ों की जिंदगी, फूलों की जिंदगी, बेसिस एक किस्म का ही है। अभी और मिला नहीं है। क्या कहीं और जिंदगी होगी इस प्रकार की? ये भी उत्सुकता है जानने की। शायद कभी पता मिले, शायद किसी से बात भी हो सके, शायद। तो घबराने जो लोगों को डर फैलाने का है, तुमको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उसकी जरूरत नहीं है यार। जो बहुत साल गुजरते जाते हैं, तो कोई पुरानी यादें हैं वो बहुत गहराई से आती हैं फिर से। ऐसे मुल्क में पैदा हुआ और उस मुल्क में उस समय पैदा हुआ जिसमें इतनी रेवोल्यूशनरी चीज़ें होने वाली थी और हुई, और उसमें हिस्सा लिया। आज़ादी से पहले का ज़माना, नेहरू, गांधी वगैरह, इनका ज़माना, उनकी स्पीचेस, उनसे मिलना, कभी होना, और एक किस्म की गहरी चाह कि कैसे आज़ादी मिलेगी, क्या होगा, कैसे हम गुलाम न रहेंगे और आज़ादी के बाद क्या कर पाएंगे। एक बार हम कैंप कर रहे थे रावी के किनारे लाहौर में, स्टूडेंट्स कैंप। तो जवाहरलाल छूट के आए जेल से, तो बहुत
भारी भीड़ तो होती है, तो हम उनको लेने के लिए स्टेशन पे गए। उनके नज़दीक तो क्या पहुंचना था, कपड़े उपड़े फट गए, सब वॉलंटियर्स बन के गए थे, उनके पास भी नहीं फटक पाए। पर उनको खबर पहुंचाई कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए हमारे बच्चों के कैंप के लिए आया हो स्टूडेंट्स टू आयर्स जवाहरलाल जी। तो वहाँ मुझे याद है तंबू लगाए हुए थे, वहाँ बैठे थे, थोड़ी सी कुर्सियाँ थी 20-30, तो जिस तरह चल के आते थे अंदर आए, बैठे, कुर्सी लगा रखी थी। तो हमारा एक जो सेक्रेटरी था इनका, उसको था कि जवाहरलाल जी आए हैं तो उनको एक वेलकम एड्रेस पढ़ना चाहिए, अच्छा सा लिखा उसने। तो खड़ा हुआ तो पढ़ने लगा, ऐ हिंदुस्तान के मायानाज सपूत, बस सपूत तक ही पहुंचा था। जवाहरलाल जी उठे, उसके पास गए, उसके हाथ से कागज खींचा, फाड़ा, फेंक दिया। शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हैं। तो इतना असर पड़ा उसका कि आज़ादी की लड़ाई बनना चाहते हो, कर क्या क्या कितना करना है मुल्क के लिए, आज़ाद के सबूत। मैं ये बकवास सुनने के लिए नहीं आया हूँ, जरा बातें करें। भारत विभाजित हो गया, पाकिस्तान से हमें आना पड़ा, घर छोड़ के, कॉलेज छोड़ के, यूनिवर्सिटी छोड़ के। The midnight of August 14, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. और वो 2-3 साल आज़ादी के एकदम बाद, मैं 20 साल का था जब हुआ ये 47 में, मुश्किलें थी, मार काट हो रही थी। उस मार अजब था कि इस मौके पर भी एंथुजियाज्म था कि होने वाला है। ईस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद यशपाल जी ने 1949 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ज्वाइन किया और इसी के साथ विज्ञान में उनके करियर की शुरुआत हो गई। 47 में आज़ादी मिली, सन 49 में मैंने साइंस करना शुरू किया। बड़ा अच्छा स्टार्ट था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, और शुरू से ही ऐसा रहा कि कुछ नहीं है तो बनाएंगे। ये नहीं लगता था कि हम नीचे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा ये था कि ये ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ करो जो वो सारी दुनिया बड़े आगे कर रही है, वो करिए जो यहाँ के लिए हो सके। और ये मत बहाने मत करिए कि भारत में तो ये हो सकता है, वो नहीं चलेगा। जोश के कुछ होगा और हो ठीक होगा, और हुआ। तो उसके दौरान मैंने कहा कि चलो पीएचडी करके आते हैं MIT से। तो पीएचडी करने गए, पढ़े, वो सब कुछ किया और बड़ा अच्छा काम हुआ। पर डिग्री मिलनी थी 3 दिन बाद हाथ में। जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ सीधा ही मैं घर पहुंच गया TFR वापस, डेपुटेशन पे गया था। तो मन में विचार ही नहीं आया कि कहीं यहीं रहे। देयर वर ऑफर्स देयर ऑफ जॉब्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये वो वक्त था जब देश करवट ले रहा था। ऐसे में प्रोफेसर यशपाल कॉस्मिक किरणों के अध्ययन में जुट गए। मैंने जब 1961 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ज्वाइन किया, उस वक्त वहाँ के प्रतिभाशाली प्रोफेसरों में प्रोफेसर यशपाल प्रमुख थे। और सबसे पहले हमको पता चला कि एक बहुत ही प्रसिद्ध पेपर है, रिसर्च पेपर लाल पाल पीटर्स का। तो सबसे पहले हमने वो पढ़ा, बहुत ही फंडामेंटल महत्वपूर्ण पेपर है। यशपाल और प्रोफेसर पीटर्स ने मिल के एक ये कॉस्मिक रेज जो आती हैं, मतलब आउटर स्पेस से, वो एटमॉस्फेयर में इंटरैक्ट करती हैं, तो उसके बारे में मतलब क्या क्या इंटरैक्शन होते हैं, कैसे कैसे पार्टिकल बनते हैं एटसेट्रा, उसकी उन लोगों ने एक जो है मॉडल दिया था विच वॉज कॉल्ड पाल पीटर्स मॉडल। प्रोफेसर यशपाल के साथ मेरा संबंध 1985 के आसपास से है, जब मैं UGC का
नेशनल लेवल का रिसर्च साइंटिस्ट बना तो प्रोफेसर यशपाल वहाँ पर चेयरमैन थे यूजीसी के। और मैंने ये देखा कि कई छोटी मोटी चीज़ों के लिए मैं उनके पास जाता था तो वो हमेशा एक टीचर की भांति मुझसे मिलते थे और उनको शायद फिजिक्स और टीचिंग कम्युनिटी के साथ कुछ ऐसा प्यार था कि वो बिल्कुल इस प्रकार से मुझे उनसे मिलने में ऐसे लगता था मैं एक अपने सीनियर टीचर से मिलने जा रहा हूँ। कॉस्मिक किरणों के साथ प्रोफेसर यशपाल ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम किया। मुझे रेडियोएक्टिव मटेरियल चाहिए था। मैं किसी काम के लिए पतला सा डेंजरस मिला तो सोचा कहाँ मिलेगा। तो बाद में ख्याल आया कि जो कैंसर हॉस्पिटल में नीडल लगाते थे ना पहले रेडॉन की, तो रेडॉन जब ख़त्म हो जाती है तो नीडल पड़ी रहती है बीच में, वो इकट्ठी करके रख देते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं फाइनली। तो कुछ दोस्त थे वहाँ, तो वहाँ पहुँच गए। हमको यार ये तुम्हें तो चाहिए नहीं, लेके आए वहाँ से। तो लोगों का क्या है, रूल ब्रेक कर रहे हैं, रूल ब्रेक। अरे रूल साले कौन से रूल? हमें there wasn't any, everybody realized that there's no danger, we understood it all, we were not distributing amongst people. थोड़ी शरारत भी होनी चाहिए। हमने प्रोफेसर यशपाल से पूछा कि उनकी नजर में सबसे बड़ा रहस्य क्या है। मेरे लिए सबसे बड़ा रहस्य रहा ये कि बड़ा मजा है कि ब्रह्मांड इतना सुंदर है कि तारे देखने में हमें इतना मजा आता है, और हमें इसमें भी बड़ा मजा आता है कि ये समझ सकेंगे ये क्यों होता है और इन चीज़ों का आपस में रिश्ता क्या है। अरे हमारे लिए तो ये है, बट व्हाट डिड द हेल डिड द यूनिवर्स एग्जिस्ट? उसको क्या पड़ी थी? खास इसी के लिए कि थोड़े से लोग जो इस दुनिया में, इस ज़मीन पे रहते हैं, उनको थोड़ा मज़ा आ सके कि ये तो है एक किस्म का बड़ा गुरूर है। नहीं, हमारे लिए तारे बना दिए थे सारे, ने हमारे लिए थोड़ी बना दिए। We should learn some humility, but that still remains a fantastic mystery. Why the universe bothered to exist? कैसे बना? खुशकिस्मती है कि साथ में हमें भी बना दिया, जिनको ये बहुत उत्सुकता है कि ये पता करें कि क्यों है। उम्र के 85वें पड़ाव पर भी प्रोफेसर यशपाल एक विजेता साबित हुए। उन्होंने मजबूत इच्छा शक्ति से कैंसर जैसी बीमारी को भी मात दे दी। हमने उनसे पूछा कि जब पता चला कि उन्हें कैंसर है तो उन्होंने इस खबर को किस तरह लिया। नहीं, जैसे आप कहते हो कि लगा के बहुत जी लिया है, कुछ नहीं है, वो नहीं था। आई वाज़न्ट दैट फियर ऑफ दैट काइंड। एक खराबी हुई है इससे कि मैंने पाइप पीना छोड़ दिया यार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।